भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। संसद के उच्च सदन राज्यसभा से 56 सांसदों के फेयरवेल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांसदों की कभी विदाई नहीं होती। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान का किया जिक्र। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ब्लैक पेपर लाई। खड़गे बोले, 10 साल में बीजेपी ने 411 विपक्षी विधायक अपनी तरफ किए, डेमोक्रेसी खत्म कर रहे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का द्वितीय संस्करण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा विधायक मनोज पांडे ने पलटवार करते हुए उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त बोला। कहा कि वो क्या क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े मेले माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से हुई शुरू। साधु संत और श्रद्धालुओं का पहुंचना हुआ शुरू। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में गुरुवार को 56 सांसदों के फेयरवेल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांसदों की कभी विदाई नहीं होती। उन्होंने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान का जिक्र भी किया और कहा कि उनका योगदान काफी बड़ा रहा है। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विपक्ष पर काफी हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि सदन का मान रखना चाहिए। वहीं बीते दिन भी विपक्ष पर हमलावर होते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा था कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में कामयाब नहीं रहा है। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं रही और इसी का खामियाजा लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से विपक्ष को उठाना पड़ेगा। वहीं लगातार पीएम मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लेते नजर आए थे। वो बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस ने सिर्फ एक ही आदमी को आगे बढ़ाया, उनका सिर्फ एक ही युवराज है। और आज जब उन्होंने सदन में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का जिक्र किया तो इस दौरान काफी ज्यादा खुशी विपक्ष के खेमे में भी नजर आई। संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार यूपीए राज के 10 साल के खिलाफ श्वेत पत्र लाने वाली है। इसके जवाब में अब कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के 10 साल के शासन के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी कर चुकी है। इस बाबत खड़गे ने कहा कि भाजपा ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाया। मोदी सरकार हमें हैरेस और प्रेशराइज कर रही है, वो डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। वहीं संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार आज यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर व्हाइट पेपर पेश कर सकती है। ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है।
लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तकरार और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ब्लैक पेपर पेश किया है और उनका कहना है कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने जो काम किया उसके खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया गया है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि आज बीजेपी की ओर से श्वेत पत्र जारी किया जा सकता है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या इस ब्लैक पेपर का कोई भी असर बीजेपी के खेमे पर देखने को मिल रहा है? जी किरण, जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से श्वेत पत्र जो जारी किया गया है तो उसको कहीं न कहीं घेरने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। और दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश करती आ रही है। और जैसे जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। जी राजेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी श्वेत पत्र ला रही है, विपक्ष की ओर से ब्लैक पेपर लाया जा रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव में क्या दोनों पार्टियां जिस तरीके से ये ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर का खेल खेल रही हैं, इसका असर जनता के बीच देखने को मिलेगा कुछ? जी किरण, जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता पर क्या असर पड़ेगा इसका अभी तक कोई खास एक्शन इस पे नहीं दिख रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी कमर कस चुकी है उसी तरीके से सीधे सीधे कांग्रेस भी बिल्कुल कमर कस चुकी है। चाहे यूपी के अलावा और भी प्रदेशों की बात हो और चाहे यूपी की बात हो, यूपी में भी राहुल गांधी की यात्रा भी पहुंच चुकी है और राहुल गांधी के साथ साथ में समाजवादी पार्टी का भी सहयोग हो गया है इंडिया अलायंस में। तो जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव के लिए सारी पार्टियां अपने अपने रणनीति तय कर रही है, चाहे वो श्वेत पत्र के द्वारा हो चाहे ब्लैंक पेपर के द्वारा हो। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। संसद का घेराव करके उम्मीद जताई जा रही है कि ये किसान विरोध जताएंगे। किसानों के मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन ने यहां धारा 144 भी लागू कर दी है। किसान चिल्ला बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करेंगे, इसलिए इस रूट के सभी रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एनटीपीसी और अंसल बिल्डर के खिलाफ नोएडा के किसान 60 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ 3 किसान संगठन भी हैं। एनटीपीसी में तालाबंदी हो चुकी है, लेकिन किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से ये किसान काफी ज्यादा नाराज हैं और आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली कूच करने वाले हैं। प्रशासन की ओर से जिले में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस बल पूरी इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह कोई बड़ा मामला यहां पर ना पेश आए। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। किसान चाहते हैं कि उनकी इस मामले में सुनवाई हो, उनके लिए काम किया जाए। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरह से किसान काफी ज्यादा गुस्से में हैं, आज संसद का घेराव करने वाले हैं, फिलहाल क्या अपडेट अब तक इस खबर से निकलकर सामने आ रही है? 149 गांव के किसान महामारी फ्लाईओवर के पे संसद को लिए कूच करने के लिए तैयार हैं और अभी उन्हें पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे रोका हुआ है और यहाँ पे ये 10% और 64% के मुआवजे के लिए लेके वहाँ पे संसद के लिए कूच करने के लिए तैयार हैं। जी पंकज, क्या किसानों की ओर से फिलहाल अभी तक कोई ऐसी खबर दी गई है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं या फिर गुस्से में उनका प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है? जी हेलो जी पंकज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी पंकज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों का जो ये प्रदर्शन होने वाला है, क्या किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं या फिर उनका कहना है कि ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है?
ये फिलहाल शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अगर प्रशासन बात नहीं मानता तो उग्र होने की संभावना है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद पंकज। विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले सपा राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में फिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या राम निर्जीव हो गए थे जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी। जो पहले से जीवित है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अपर कास्ट का हिंदू ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण खा रहा है और ये कहते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी भी हिंदू हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार तो उनके खिलाफ कई जगह एफआईआर भी दर्ज हुई थी। कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप बैठे मानो। अरे भेदभाव तो खुल्ला आप कर रहे हो। आप लोगों के हाथ में धूल झोंक रहे हो। और जिस तरीके से आज एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, एक और वोट लोगे कि दलित भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आती है तो आपकी आंखें किकरी बन जाते हैं, उनका आरक्षण खत्म कर देते हो। प्रसाद मौर्य को जिन्होंने एक बार फिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि क्या राम निर्जीव थे जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ गई। ऐसे में आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसके पहले रामचरितमानस को लेकर दी गई टिप्पणी की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में थे। उनके खिलाफ कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुई थी। खबर एक बार लखनऊ से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा में ही जबरदस्त रार देखने को मिल रही है। इसी बीच सपा विधायक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से विक्षिप्त कह दिया है। मनोज पांडे का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो क्या क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। पार्टी ने उन्हें कई बार मना किया है, लेकिन वो विक्षिप्त हो गए हैं और उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। निर्जीव थे क्या? देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। लेकिन पार्टी मना करती है, उसके बावजूद भी इस तरह के बयान देखिए उनको हिदायत अखिलेश जी ने भी देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक। अभी आपने सुना मनोज पांडे को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सपा बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य को समझा रही है, ऐसे बयानों से दूर रहने के लिए कह रही है, लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। अब तो खुद सपा के नेता ही स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के खिलाफ एक बार जवाब देने लग गए हैं। मनोज पांडे ने साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दे दिया है। मनोज पांडे का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ कहते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता, तो इस बारे में पार्टी क्या ही कहे। आपको याद दिला दें, सपा सुप्रीमो से भी जब एक बार इस बाबत सवाल किया गया कि लगातार उनके पार्टी के नेता की ओर से इस तरह की बयानबाजी हो रही है जिससे सनातन को मानने वाले आहत हो रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, उस वक्त अखिलेश यादव ने साफ जवाब दिया था कि पूरी कोशिश होगी कि अब पार्टी का कोई भी नेता किसी भी धर्म के खिलाफ बयान न दे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार जो एफआईआर हुई थी उस पर एक्शन लेने के लिए लोग तमाम प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार तो थाने पहुंचकर कई शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेज दिया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
ऐसे में एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का रामलला को लेकर दिया गया ये बयान सुर्खियों में बना हुआ है। हर तरफ इस बयान का विरोध देखने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कह दिया है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत थी। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सलाहकार संपादक संजय राजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, जिस तरह से सपा सुप्रीमो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को साधा जाए, वहीं उन्हीं के राष्ट्रीय महासचिव इस तरीके की धर्म विरोधी बयान देने की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम कर सकता है? बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, निश्चित तौर पर वो पिछले 1 साल से लगातार सनातन धर्म और कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर के अलग तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और लगातार विवादों में वो घिरे रहते हैं। हालांकि पार्टी के भीतर ही तमाम ऐसे नेता हैं जो उनके इन बयानों की मजम्मत करते हैं, लेकिन हमें आश्चर्य ये होता है कि आखिर पार्टी आलाकमान क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाता है कि इस तरह के बयानों से पार्टी को नुकसान हो सकता है। फिलहाल जहां तक बात की जाए, एक ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूं ही इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हों और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि हो सकता है कि पार्टी के अंदरूनी कोई रणनीति रही हो जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह के बयानों की इजाजत मिली हुई हो। हालांकि ये बात अलग है, आप सुन रही थी कि समाजवादी पार्टी के ही जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी, उन्होंने साफ तौर पर किस तरह से मजम्मत की और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिवालिया तक घोषित कर दिया है। लेकिन बयानों पर कोई रोक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा और न ही कोई कार्रवाई हो रही है। अभी भी वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बने हुए हैं। तो इसमें हमें लगता है कि दोहरी चाल समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारियों की ओर से देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं इस पर कोई कार्रवाई न होना इस बात की ओर इशारा करता है कि आला कमान का भी इसमें कहीं न कहीं सहमति उनको हासिल है। जी संजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह सपा विधायक ही अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त कह रहे हैं, तो क्या अब ये साफ माना जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी की ही कही गई बात का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए खुद अब सपा विधायक ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयान देने लग गए हैं? देखिए किरण, पहले भी कई बार ऐसा मुद्दा उठा था जब बुद्धिजीवी सम्मेलन हुआ था पार्टी मुख्यालय में और उसमें अखिलेश यादव के सामने कई विधायकों और कई नेताओं ने आपत्ति दर्ज की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी कुछ बोल रहे हैं उससे कहीं ना सनातन धर्म और ब्राह्मण जो समुदाय है उसका मनाहत हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था कि इस तरह के बयानों का अब कोई जगह नहीं होगा पार्टी के अंदर और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी बयान हो सकता है। लेकिन उस बात की भरपाई की गई और उसके बाद भी लगातार हमें लगता है कि करीब 5 या 6 ऐसे बयान आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। उस बैठक के बीतने के बावजूद उनका बयानों का दौर कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी की रणनीति के अंतर्गत आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए की राह चलना चाहती है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसके राह में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयानों का कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर में जो सर्वे हुआ है या जो भी चीज पार्टी नेतृत्व की ओर से हासिल किया गया है, फीडबैक दिया गया है जनता के बीच में, उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा कोई रोक नहीं लगाई जा रही और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह के विवादित बयान दे करके सुर्खियों में बने हुए हैं। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद संजय राजन जी। धर्म और आस्था की नगरी, संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े सालाना धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ शुरू हो गई है। रोजाना यहां तमाम साधु संत और श्रद्धालु मां गंगा के संगम तट पर पहुंच रहे हैं। इस मेले को और ज्यादा खास बनाने के लिए परेड ग्राउंड पर मौजूद केंद्र के पंडाल में विशेष रूप से माटी के गीत गूंजेंगे। वहीं कलाकारों का कहना है कि ऐसे आयोजन से हमारी संस्कृति और लोक परंपराओं को जानने का बड़ा माध्यम मिलता है। आज चलो मन गंगा यमुना तीर के कैंप में आज हम लोग संगम किनारे मिले हैं, एक कार्यक्रम करके निकले हैं अभी, और लोक संगीत का कार्यक्रम था। बहुत ही अच्छा, और सबसे अच्छी बात है सरकार द्वारा हम कलाकारों के लिए बहुत अच्छी पहल रहती है कि देश के अलग अलग प्रांतों से, राज्यों से बहुत से कलाकार आते हैं, अपनी विभिन्न विधाओं को दिखाते हैं और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है कि बहुत सारी विलुप्त होती हुई हम लोग की जो लोक संगीत की अलग अलग विधा हैं, कला है, जो विलुप्त रही, उनको भी पुनः अवसर प्राप्त होता है। तो संगम तट किनारे ये संस्कृति का और संगीत का भी एक संगम है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र से
ये जो चलो मैंने गंगा यमुना तीर का जो यहाँ प्रसंग रखा जाता है और ये पावन नगरी हमारे गंगा तट पर जो यहाँ पे मंच वो स्थापित करते हैं, तो जिस तरह हर माघ मेले में संतों का समागम होता है, उसी तरह संगीत का भी समागम होता है और तरह तरह की विभिन्न प्रकार के यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। ख़ास तौर से जो हमारी संस्कृति है लोक संगीत की, लोक कलाओं की, वो देखने को मिलता है। ये एक अनूठा जो संगम होता है। जो युवा कलाकार जो आज की संस्कृति को नहीं जान रहे हैं, वो इस मंच से उनको देखना चाहिए और सीखना चाहिए और तरह तरह की जो प्रस्तुतियाँ होती हैं गाँव की विभिन्न प्रकार की, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे लोक संगीत हो, चाहे सुगम संगीत हो। चलो मन गंगा जमुना तीर जो है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का एक वार्षिक इवेंट है, एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि स्थानीय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हम ये कार्यक्रम करते हैं, जो कि 10 दिनों का ये कार्यक्रम होता है। और जैसा कि आपको पता है कि माघ मेला जो है एक भक्तिपूर्ण, एक धार्मिक उत्सव होता है। भक्तिमय वातावरण को बरकरार रखने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम को करते हैं। ये जितने के जितने कार्यक्रम हैं, जो लगभग इस बार हमने 51 से लेकर 55 ग्रुप को, दलों को आमंत्रित किया है और लगभग 575 कलाकार इस पूरे 10 दिनों के कार्यक्रम में अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, ये काफी बड़े स्तर पर इस माघ मेले का आयोजन होता है। जिले में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको जिस तरीके से बता दें कि जो माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू हो गई और बात करें जिस तरीके से यहाँ की देखने की बात है तो इससे भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। और कल जिस तरीके से हम बात करें पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है और वो ये जो 6 स्नान पर्व है उसमें से विशेष महत्व रखता है ये मौनी अमावस्या का पर्व, जिसके लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। वहीं बात करें, देखिए मौनी अमावस्या का जो पर्व है उसमें कहा जाता है कि जो देखिए जो मान्यताएं हैं, जो पुराणों में जिक्र है जिसका, कि मौन रख के इसमें स्नान किया जाता है और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और साथ ही साथ विष्णु और शिव जी की इसमें आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, दान किया जाता है। तो इसका विशेष महत्व माना जाता है और कहा भी जाता है जो मौनी अमावस्या के दिन मौन रख के स्नान करता है, दान करता है, तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और जो आवागमन है, जो संसार में आवागमन की बात किया जाता है, उससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी आशीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जिस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है यहाँ पर अभी तो फिलहाल लोक संस्कृति और लोक गायकी देखने को मिल रही है, और किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, बात करें जिस तरीके से यहाँ पे हर साल जो लगने वाला माघ मेला होता है और उसके बाद अगले बार कुंभ का आयोजन 2025 में किया जा रहा है। और बात करें तो जो ये माघ मेला 2024 है, इसको भी 2025 के कुंभ के तौर पे देखा जा रहा है। तो तमाम तरीके की यहाँ पे कई तरीके के वो भी किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रयोग भी किए जा रहे हैं। जैसे अभी चलो मन गंगा की बात करें तो तमाम जगह से, अभी शहरी क्षेत्र से या बात करें देश भर से, तमाम प्रांतों या राज्यों से यहाँ कलाकार आ रहे हैं और अपनी अपनी प्रस्तुति दे रही है। और सबसे खास बात है कि जो आगे देखने को मिलेगा, ये देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को भी यहाँ इस मंच पर बुलाया जाएगा। और साथ पर इसका मेन उद्देश्य जो होता है, जो बात करें तो हम, तो उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी यहाँ पे लोक हमारी कलाएं बहुत सी ऐसी है जो लुप्त होती जा रही, चाहे हम बिरहा की बात करें, चाहे हम आला की बात करें, तो कई ऐसी लोक कलाएं जो लुप्त होती जा रही है, उनको कहीं ना कहीं प्रस्तुति देने का, उनको मंच देने का। ऐसे बात करें तो जिस तरीके से अभी हम बात करें, इसमें लगभग 575 कलाकार इस बार जो चलो मन गंगा तीर में आए हैं। तो कहीं ना कहीं आगे भी जिस तरीके से बात करें कुंभ में, तो ये जो जहां चलो मन गंगा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम ऐसे मंच होंगे जहां पे देश ही नहीं विदेशों से भी आए कलाकार को वहां पे मंचित किया जाएगा। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद आशीष।
बुंदेलखंड के महोबा में हर घर नल योजना में कार्यदायी संस्था की मनमानी से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं, जिन्होंने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए चिन्हित स्थान पर ही पानी की टंकी बनवाए जाने की मांग की है। साथ ही 13 फरवरी से पहले प्रस्तावित टंकी स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें, पूरा मामला खरेला कस्बे का है, जहां करीब आधा दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में पेयजल की समस्या से निजात के लिए पूर्व में अनशन किया गया है और अधिकारियों के आश्वासन के बाद अनशन खत्म हुआ था। बावजूद इसके आज तक पीड़ितों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जनता काफी ज्यादा परेशान है। पेयजल योजना जो अमृत 2 शासन द्वारा स्वीकृत हुई है 32.32 करोड़ की, उसमें पहाड़ पर टंकी न बना के ग्राउंड लेवल पर टंकी बनाना चाहता है ठेकेदार और एक्सियन मिलकर। उससे जो है 6 वार्ड हमारे वंचित हो जाएंगे पेयजल के लिए। आपके यहाँ आए हैं और एडीएम नमामि गंगे को भी हमने अभी रिटर्न में दिया है और 12 तारीख से इसी 12 फरवरी को हम खरेला में एक दिवसीय पहले धरना प्रदर्शन करेंगे और 13 तारीख से प्रस्तावित टंकी स्थल पर अनिश्चितकालीन जो है अनशन प्रारंभ करेंगे। पानी के विषय में डीएम साहब को अवगत कराने आए हैं हम लोग, ताकि जिन मोहल्लों में टंकी स्वीकृत थी 5 मोहल्लों में, वहाँ ना टंकी बना के दूसरी जगह टंकी का प्रस्ताव रखा गया और वहाँ बनाने से जो 5-6 मोहल्ला मलिन बस्तियों के हैं वो सब वंचित रह जाएंगे। 20 साल से लोगों को बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, और आज भी वही समस्या, अगर टंकी वहाँ बनाई जाती तो हम लोग प्यासे ही रह जाएंगे। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी रविंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, जिस तरीके से ये गांव वाले इतने ज्यादा परेशान हैं, बताया जा रहा है पहले भी ये इस मामले में अनशन कर चुके हैं, क्या फिलहाल डीएम की ओर से इन्हें कोई आश्वासन दिया गया है? क्योंकि हर घर नल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसको लेकर जो है सरकार बहुत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ठेकेदार द्वारा जो मनमानी की जा रही है, गांव के लोगों ने जो शिकायत की है, वो टंकी की स्थापना को लेकर की गई है कि पूर्व में जो चिन्हित की गई थी टंकी, वो ऊंचाई पे पहाड़ पे की गई थी। अब इनके द्वारा ठेकेदार द्वारा जो है नीचे टंकी बनाई जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और इसको लेकर डीएम को इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें डीएम से इन्होंने मांग की है कि पूर्व में जहां चिन्हित की गई थी टंकी, वहीं जो है इसका पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे कि पानी की सप्लाई में आसानी हो सके और जो गांव के मोहल्ले हैं उनमें आसानी से पानी दिया जा सके। जी रविंद्र, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितने लोगों की आबादी रहती है उन पूरे मोहल्लों में? मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जो है 500 से 1000 लोग ऐसे हैं जो उन मोहल्लों में रहते हैं, जिनके पास तक पानी ऊंचाई की वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसी के चलते जो है पूर्व में जो सर्वे हुए थे उनके द्वारा देखा गया था कि टंकी को ऊंचाई पे बनाएंगे, जिससे धरातल पे पानी आसानी से भेजाया जा सके। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद रविंद्र। मथुरा में हुई बेमौसम बारिश ने आम जनमानस को परेशान करने के साथ ही किसानों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। दरअसल किसानों की फसलों को भयंकर नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, सरसों, आलू और हरी मटर की सब्जियों की खेती में हुआ है। आलम यह है कि खेत में बारिश की वजह से आलू पीले पड़ गए हैं, वहीं बारिश की वजह से सरसों की खेती में भी अच्छा खासा नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। इस विषय में जब किसानों से बात की गई तो किसानों ने बताया कि सभी फसलों में लगभग 60 से 70% का नुकसान हुआ है और किसान इस वजह से काफी ज्यादा आहत हैं। सीतापुर में चोरी के मामले में फरार चल रहे बदमाशों की क्राइम ब्रांच और सदरपुर थाना पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से 2 शातिर बदमाश इसरार और किशोरी घायल हो गए। दोनों आरोपियों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। वहीं बदमाशों के पास से अवैध असलहों समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इन आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की गई है। आज थाना सदरपुर के अंतर्गत
एसओजी टीम और थाना सदरपुर की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से एक गिरोह सक्रिय था जो लोगों की भैंस और अन्य तरह की चोरी, नकबजनी, लूट इत्यादि के कार्यों को कर रहा था। पुलिस टीम के द्वारा इनको लगातार ट्रेस किया जा रहा था। इनमें से 2 अपराधियों को आज थाना रेउसा में गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक पिकअप, एक चोरी की भैंस व अन्य कुछ सामग्री बरामद हुई। उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस को अन्य जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा, जिसमें एसओजी की टीम और थाना सदरपुर की टीम शामिल थी, इनके द्वारा एक चेकिंग यहाँ चौकी दिव्यापुर के अंतर्गत लगाई गई थी। यहाँ पर 2 अपराधी, जिनमें से एक का नाम इसरार है और एक का नाम किशोरी है, इन दोनों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। ये दोनों एक बाइक से जा रहे थे। जब इनको रोकने का इशारा किया गया तो इन दोनों के द्वारा लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा कवर लेते हुए इनके ऊपर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें ये दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।